आज के इस क्लास में हम ताम्र प्रसार युग के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो इस क्लास के थ्रू आउट आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है। इस क्लास के थ्रू आउट आप एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख सकते हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का जो अप्रोच होता है, जो एंगल होता है, वो सीख सकते हैं। साथ ही साथ आप एनसीईआरटी की बुक जो आप रीड करते हैं, उस एनसीईआरटी की बुक के भीतर जो मल्टीपल चैप्टर होते हैं, उस मल्टीपल चैप्टर्स में किस किस चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस होना है और उस चैप्टर के भीतर जो टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको ज्यादा फोकस होना है, जहां से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है और जहां से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज संभावना कम है, ये एंगल, ये अप्रोच भी आपको सीखने को मिलेगा। यानी आप इस क्लास के थ्रू आउट आप अपने टाइम को कैसे स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करें, ये एंगल भी आपको सीखने को मिलेगा। टाइम को स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करने का मतलब ये हुआ कि आपको कहां पे ज्यादा समय देने की जरूरत है और कहां पे कम समय देने की जरूरत है, ये एंगल आप सीख पाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। ताम्र प्रसार युग एक ऐसे युग को कहते हैं जब तांबा और पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था। ताम्र प्रसार युग एक ऐसे युग को कहा जाता है जब तांबा और पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था। इस ताम्र प्रसार युग के भीतर जो क्वेश्चंस बनने का इंपॉर्टेंट एंगल है, जहां से 90% पॉसिबिलिटीज से क्वेश्चंस बनने का, वो है लोकेशन। लोकेशन पॉइंट पे क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्यूचर में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चंस बनने की संभावना ज्यादा है। लोकेशन की बात करें तो इसमें से एक लोकेशन है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के महत्वपूर्ण स्थल है आहर और गिलुन। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दो महत्वपूर्ण स्थल है आहर और गिलुन, जो बानस घाटी पर स्थित है। आफ्टर दैट मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और मालवा का क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में कैयत, एरन, नौदा टोली जो नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और मालवा क्षेत्र के अंतर्गत कैयत, एरन और नौदा टोली जो नर्मदा नदी पर स्थित है, ये स्थल आते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और मालवा में मिट्टी के बर्तनों का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और जो मालवा का क्षेत्र था, ये मिट्टी के बर्तनों में सबसे समृद्ध क्षेत्र था। तो यहाँ पे एक एंगल क्वेश्चन बनेगा, इस एंगल से पूछ सकता है कि मिट्टी के बर्तनों में ताम्र प्रसार युग का वो कौन सा स्थल था, ताम्र प्रसार युग का वो कौन सा स्थल था जो मिट्टी के बर्तनों में सबसे समृद्ध था। वो था मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और कौन सा क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र। यदि हम पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिमी महाराष्ट्र एक इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चंस बनने का, क्योंकि इस स्थान से, इस क्षेत्र से सबसे ज्यादा खुदाई की गई है। पश्चिमी महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा खुदाई की गई, इसलिए यहां से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। पश्चिमी महाराष्ट्र के जो महत्वपूर्ण स्थल है, इसमें अहमदनगर, नासिक, जोरवे, नेवासा, दायनाबाद, चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रवरा नदी जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ये क्षेत्र आता है। इस महाराष्ट्र राज्य के भीतर जो दायनाबाद और जो इनाम गांव है, ये तो ऐसे क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के भीतर दायनाबाद और इनाम गांव, ये तो ऐसे क्षेत्र हैं जो शहरीकरण चरण तक पहुंच चुके थे। अब देखिए, इस महाराष्ट्र क्षेत्र के भीतर जो क्वेश्चंस बनेगा, एक इंपॉर्टेंट एंगल है वो दायनाबाद है
और इनाम गांव है, क्योंकि ये दो ऐसे स्थान है जो शहरीकरण चरण तक पहुंच चुके थे। अब यहाँ पे कैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि ताम्रप्रसाद का वो कौन से दो स्थल है जो शहरीकरण चरण तक पहुंच चुके थे। उसमें एक क्या आता है, इनाम गांव आता है, एक आता है दायमाबाद। महाराष्ट्र के ये जो क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के ये जो क्षेत्र हैं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। महाराष्ट्र के ये जो सभी क्षेत्र हैं, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ की जो मिट्टी थी वो भूरी काली मिट्टी। इस महाराष्ट्र के ये जो क्षेत्र है, यहाँ की मिट्टी जो थी वो कैसी थी, भूरी काली मिट्टी थी। और यहाँ पे बेर और बबुल के कंटीले पेड़ पौधे उगते थे। इन क्षेत्रों में बेर और बबुल के कंटीले पेड़ पौधे उगते थे। जोरवे संस्कृत जो पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है, जोरवे संस्कृत जो पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है, ये इस जोरवे संस्कृत में मालवा संस्कृत जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इस जोरवे संस्कृत में मालवा संस्कृत जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ के तत्व और दक्षिण के नौपसार के तत्व विद्यमान है। जोरवे संस्कृत जो महाराष्ट्र में स्थित है, इस संस्कृत में मालवा और दक्षिण के नौपसार के तत्व विद्यमान है। यानी जो जोरवे संस्कृत है वो मालवा संस्कृत से और दक्षिण के नवपसार संस्कृत से संबंध रखता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछने का एंगल हो गया कि कौन सा ताम्रप्रसाद का वो कौन सा स्थल है जो मालवा और दक्षिण के नवपसार संस्कृत से संबंध रखता है, वो कौन सा, जोरवे संस्कृत, जो कहां पे लोकेटेड है, कहां पे स्थित है, महाराष्ट्र में। जोरवे संस्कृत ग्रामीण संस्कृत, जो जोरवे संस्कृत थी ये क्या थी, ग्रामीण। जोरवे जो संस्कृति क्या थी, ग्रामीण थी। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दायमाबाद है और जो इनाम गांव है ये शहरीकरण के चरण तक पहुंच चुके थे। जोरवे संस्कृत क्या थी, ग्रामीण संस्कृत थी। इसके आगे और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट एंगल है, पूर्वी भारत के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, पूर्वी भारत के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसमें आता है ताराडी जो बिहार राज्य में, बिहार राज्य का सेनवार और सोनपुर, खैराडी और नरहन ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। पश्चिम बंगाल का पांडु, राजरधीवी, महिषदल। पश्चिम बंगाल के कौन से क्षेत्र आते हैं, पांडु, राजरधीवी, महिषदल। पांड और राजरधीवी ये वर्धमान जिले में स्थित है, और ये जो महिषदल है ये जो है बीरभूम जिले में स्थित है। इसके साथ साथ चिरांग जो बिहार में स्थित है। इलाहाबाद के बिंद क्षेत्र यानी ये जो पूर्वी भारत जो दक्षिण और पूर्वी भारत है, इस पूर्वी भारत के भीतर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इलाहाबाद के बिंद क्षेत्र, चिरांग जो बिहार में स्थित है, पश्चिम बंगाल का पांडु, राजरधीवी, महिषदल। पांड और राजरधीवी वर्धमान जिले में स्थित है, और जो महिषदल है ये बीरभूम जिले में लोकेटेड है। यदि हम औजार की बात करें, यहाँ के टूल्स की बात करें, तो छोटे पत्थर के उपकरण, ताम्रप्रसाद युग के लोग छोटे पत्थर के उपकरण को यूटिलाइज करते थे, यूज करते थे। पत्थर की ब्लेड का यूज करते थे, थे। जो औजार होता था धारदार जो औजार होता था वो धारदार और नुकीला होता था। कुल्हाड़ियों का उपयोग, पत्थर की कुल्हाड़ियों का उपयोग, तांबे की कुल्हाड़ियों का उपयोग यहाँ पे किया जाता था। इस औजार से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट साइट है, एक इंपॉर्टेंट स्थल है अहर, और इस पॉइंट पे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि अहर एक ऐसा स्थल है जहां पे छोटे पत्थर के उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता था। क्योंकि अभी आपने कहा कि औजार
अगर हम औजार के एंगल से देखें तो यहाँ पे छोटे पत्थर के औजार का उपयोग किया जाता था, छोटे पत्थर के औजार का उपयोग किया जाता था। जबकि अहर अहर जो राजस्थान में स्थित है, अहर जो राजस्थान में स्थित है, अहर जो राजस्थान में स्थित है, यहाँ पर छोटे पत्थरों का उपयोग नहीं किया जाता था। अहर जो राजस्थान में स्थित है, यहाँ पे छोटे पत्थरों का उपयोग नहीं किया जाता था। कुल्हाड़ियां, पत्थर की कुल्हाड़ियां, पत्थर की ब्लेड यहाँ ना के बराबर पाई गई हैं। अब ये देखिए, ये अहर जो है, इस चैप्टर के भीतर जो अहर है, क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है, क्योंकि इस अहर पॉइंट पे ज्यादा फोकस किया गया है। एनसीईआरटी की बुक के भीतर इस अहर लोकेशन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और जब आप एनसीईआरटी की बुक रीड कर रहे हैं, जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, तो उस एनसीईआरटी की बुक के भीतर आप देखेंगे कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो बार बार आ रहे हैं। ऐसे पॉइंट्स आपको दिख रहा है कि बार बार आ रहा है, तो ये माइंड सेट में आप बैठा लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यहां से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार अहर लोकेशन जो राजस्थान में स्थित है, अहर जो राजस्थान में स्थित है, ये एनसीईआरटी की बुक में मल्टीपल टाइम, इस पॉइंट पे मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी की बुक में बात की गई है। तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्वेश्चंस बनने का। यहाँ पे छोटे पत्थर के उपकरण को यूटिलाइज नहीं किया जाता था, यहाँ पे छोटे पत्थर के उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता था। पत्थर की कुल्हाड़ियां, पत्थर की ब्लेड यहाँ ना के बराबर मिलती है। पत्थर की ब्लेड यहाँ पे ना के बराबर मिलती है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, यहाँ से तांबे से बनी कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। यहाँ से क्या प्राप्त होता है, तांबे से बनी कुल्हाड़ी। यहाँ पे किसका उपयोग किया जाता था, किसको यूटिलाइज करते थे, तांबे से बनी कुल्हाड़ी का। कांस्य धातु की चद्दर, यहाँ पे कांस्य धातु की चद्दर भी देखने को मिलता है। कांस्य धातु जो तांबा और टिन से बना होता है। कांस्य धातु किससे बना होता है, तांबा और टिन से बना होता है। स्थानीय रूप से यदि हम अहर की बात करें तो स्थानीय रूप से उपलब्ध था। तांबा जो है यहाँ पे स्थानीय रूप से उपलब्ध था। अहर में जो तांबा है वो स्थानीय रूप से उपलब्ध था। अहर में तांबा स्थानीय रूप से उपलब्ध था। प्रारंभ से ही धातुओं को गलाने और धातु संबंधी तकनीक का प्रयोग करते थे। अहर के लोग प्रारंभ से ही धातुओं को गलाने और धातु संबंधी तकनीक का प्रयोग करते थे। अहर के लोग प्रारंभ से ही धातुओं को गलाने और धातु संबंधी तकनीक का प्रयोग करते थे। तो अहर से रिलेटेड जो ये फैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है, इससे क्लियर हो जाए कि अहर जो राजस्थान में स्थित है, एक इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। इस अहर को तंबावती या तांबा का स्थान जो अहर था, ये इसको तंबावती या तांबा का स्थान कहा जाता था। अहर जो था ये तंबावती या तांबा का क्या था, स्थान था। अहर को क्या कहा जाता था, तंबावती कहा जाता था, या ये क्या था, तांबा का स्थान था। गिलुंद की बात करें, गिलुंद जो राजस्थान में स्थित है, गिलुंद जो राजस्थान का स्थल है, यहाँ पे देखें तो केवल तांबे के टुकड़े मिलते हैं। गिलुंद में केवल तांबे के टुकड़े मिलते हैं और पत्थर की ब्लेड का भी उपयोग। गिलुंद में केवल तांबे के टुकड़े मिलते हैं, यानी इस गिलुंद और अहर स्थल को लेकर के जो तांबा जहां पे स्थानीय रूप से उपलब्ध है, जो तांबा का स्थान है वो कौन है, अहर है। यानी तांबा को लेकर के, तांबा के एंगल से इंपॉर्टेंट स्थल कौन है, अहर। तांबा के एंगल से इंपॉर्टेंट स्थल कौन है, अहर। जबकि गिलुंद की बात करें तो गिलुंद में केवल तांबे के टुकड़े मिलते हैं, और यहाँ पे पत्थर की ब्लेड का भी उपयोग होता था। गिलुंद में पत्थर की ब्लेड का भी उपयोग होता था, जबकि अभी आपने कहा कि अहर में पत्थर की ब्लेड का उपयोग ना के बराबर देखने को मिलता है। गिलुंद में पत्थर की ब्लेड का उपयोग भी देखने को मिलता है,
जबकि आहर में पत्थर की ब्लेड का उपयोग ना के बराबर देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र का एक स्थल जो चंदौली है। चंदौली को अगर हम देखें तो चंदौली से हमें तांबे की छेनी और तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। चंदौली से हमें तांबे की छेनी और तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। चंदौली से हमें तांबे की छेनी, चंदौली जो महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ से क्या प्राप्त होता है? तांबे की छेनी। और क्या प्राप्त होता है? तांबे की कुल्हाड़ी। तो ये यहाँ से किस एंगल से क्वेश्चन पूछ सकता है कि तांबे की छेनी की प्राप्ति कहाँ से की गई? चंदौली से की गई। और ये जो तांबे की छेनी होती थी ये आयताकार होती थी। इसका शेप कैसा होता था? तांबे की कुल्हाड़ी और जो तांबे की छेनी होती थी ये कैसा होता था? आयताकार होता था। और एक स्थान में जोरवे जो महाराष्ट्र में स्थित है। जोरवे जो महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ से भी तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त की गई है, जो क्या, जिसका शेप कैसा था? आयताकार था। जोरवे जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी की प्राप्त की गई है, जो जिसका आकार क्या होता था? आयताकार होता था। तो इस टॉपिक्स को अगर इसके एक पॉइंट और यहाँ पे ताराडी जो बिहार में स्थित है, और इसके दो महत्वपूर्ण ताराडी जो बिहार में स्थित है, और इसके बिहार के दो महत्वपूर्ण स्थल कौन से? सेनवार और सोनपुर, ये भी ताम्रप्रसाद युग के महत्वपूर्ण स्थल में आते हैं। खैराडी और नरहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। पूरे भारत के अंदर आपका खैराडी और नरहर भी आता है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। जोरवे संस्कृति की बात करें तो जोरवे संस्कृति के बारे में आपको कहा गया कि ये जोरवे संस्कृति में मालवा और दक्षिण के नवपसार के तत्व विद्वान हैं। यानी जोरवे संस्कृति में मालवा के तत्व और दक्षिण के नवपसार के तत्व दोनों पाए जाते हैं। तो कौन सा स्थल है जहां पे जो मालवा से भी संबंध रखता है और जो दक्षिण के नवपसार से भी संबंध रखता है? और जोरवे संस्कृति जो थी कैसी संस्कृति? ग्रामीण संस्कृति। जोरवे संस्कृति ग्रामीण संस्कृति, जबकि दायमाबाद और इनाम गांव ये शहरीकरण के चरण तक पहुंच चुके थे। आई होप डेट ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। एक चीज इस एनालिसिस से आपको एक पॉइंट, इस एनालिसिस को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस पूरे चैप्टर में आहर पे ज्यादा फोकस इस टॉपिक्स में, इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हम लोकेशन का पढ़ रहे हैं, जो लोकेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस लोकेशन के टॉपिक्स में आहर पर इस लोकेशन के टॉपिक्स में आहर पर और पश्चिमी महाराष्ट्र पे ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि पश्चिमी महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा खुदाई की गई है। इसलिए इस लोकेशन के भीतर ये दो इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो आई होप दैट एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।